हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 3। अब लेक्चर नंबर 3 में देखो यार, हमें क्या क्या डिस्कस करना है, ठीक है, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों ने, सभी प्यारे बच्चों ने पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देख लिया होगा और अच्छे से उनके क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। तो चलो उसी जोश को बरकरार रखते हुए हम लोग नए लेक्चर पर चलते हैं। ठीक है, नया लेक्चर क्या है जरा देख लीजिए। आज हम लोग डाल्टन्स लॉ डिस्कस करेंगे, ग्राहम्स लॉ डिस्कस करेंगे और उनके PYQ क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ अदर क्वेश्चन भी टॉपिक के करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ। तो देखो डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है डाल्टन्स लॉ से। तो यार डाल्टन्स लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूं। पहले थ्योरी बताते हैं और फिर हम लोग किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से स्टेमिना और जोश बना के रखिएगा जैसे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें और सेलेक्ट हो पाए। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो डाल्टन्स लॉ में क्या बातें बताई जाती हैं जरा समझाता हूं आपको। दोस्त यार क्या हुआ, हम लोगों ने एक कंटेनर ले रखा है ऐसे, ये देखिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है, गैस है। ठीक है, इस तरह से येलो कलर का मैंने जो सिंबल दिया है वो कोई एक गैस के लिए दिया है, मैंने नाम दिया गैस ए। इस गैस ए को मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसा। ठीक है, मेरी बात को समझते जाइएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, आप बहुत टैलेंटेड हो। अब जरा मेरे को बताओ, यदि गैस ए का प्रेशर निकालना है तो क्या लिखोगे, गैस ए इसके अंदर है तो प्रेशर ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मोल ऑफ ए, ठीक है, आर और टेम्परेचर ऑफ कंटेनर, ऐसे ही तो लिखोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत भाई, कंटेनर का वॉल्यूम V, कंटेनर का टेम्परेचर T, जो कंटेनर का टेम्परेचर वही गैस का टेम्परेचर, जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम, है कि नहीं। अच्छा, तो प्रेशर A का, मोल A के। अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने ये काम किया, गौर से टॉपिक को समझिए। अब मैंने उठाया गैस B, ध्यान देखिएगा दोस्तों, गैस B को मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रखा है और चलो गैस B को भी हम लोग सर्किल से कर देते हैं क्योंकि कलर चेंज हो गया है। ये देखो गैस B जो है हमारी पिंक कलर की है, इस तरह से ये आ गई, इस कंटेनर में आ गई गैस B, कंटेनर बंद है यहां से ऐसे। अब बताइए जरा बच्चों, गौर से मेरी बात को समझिएगा, अब हमें क्या निकालना है, गैस B का प्रेशर निकालना है। तो गैस B का प्रेशर कैसे निकालोगे, तो बच्चों ने कहा प्रेशर ऑफ गैस B, वॉल्यूम ऑफ गैस B, वॉल्यूम ऑफ गैस B क्या होगा, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर, मोल ऑफ गैस B R इंटू T। इतनी बात ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा सर ये दोनों में आपने किया क्या है, गौर समझिएगा, जब A का प्रेशर निकाला तो मोल A के रखे, जब B का प्रेशर निकाला तो मोल B के रखे, है कि नहीं। इसमें आपने क्या निकाला, प्रेशर ऑफ गैस A इन कंटेनर, प्रेशर ऑफ गैस B इन कंटेनर। कंटेनर का प्रेशर नहीं निकाला है, कंटेनर का प्रेशर के लिए तो टोटल मोल रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि कंटेनर में मेरे दोस्त क्या है, दोनों के मोल है। तो किसी ने कहा सर टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा भाई टोटल प्रेशर निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल, ठीक है, और टोटल मोल और R इंटू टी। टोटल मोल का मतलब बच्चों क्या है, Na प्लस Nb इंटू R इंटू टी। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा, ठीक है। अब जरा इनको डिवाइड करो, मैंने डिवाइड किया PA अपॉन PT। जब PA अपॉन PT करोगे तो देखो ये आ जाएगा, है बात आ गई कि नहीं भाई। देखो V से V कैंसिल हो गया, देखिए V से V कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया और T से T कैंसिल हो गया, तो ये बात आई। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लिया जाए तो मेरे दोस्त देखो प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ गया तो इसको ये बढ़ा लिया जाए, देखो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस बात को जरा समझो, क्या लिखा है कि गैस A का प्रेशर जो है टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन है,
ठीक है, यही तो हुआ। गैस ए का प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन है। तो अब गौर से मेरी बातों को समझिएगा कि डाल्टन भाई साहब ने बताया क्या था। डाल्टन भाई साहब ने पहली बात बताई कि यदि हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर है, कैसा गैसियस मिक्सचर है? नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर है। ठीक, तो यदि हमारे पास नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर है तो उसका टोटल प्रेशर जो होगा गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। डाल्टन भाई साहब ने यह बात बताई थी और यह बात सभी बच्चों को पता भी है, क्या कि नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वैल्यूम। वैल्यूम भी तो नहीं चेंज हो रहा है, देखो टेम्परेचर और वैल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। इसी जगह पे इन्होंने एक और बात बताई कि यदि किसी गैस के प्रेशर को क्या बोले। अब गौर समझना कि पार्शियल प्रेशर टर्म क्या है, टोटल प्रेशर क्या है? पीटी। तो ए और बी को क्या बोले? तो ए और बी टोटल प्रेशर के कोई पार्ट है ना, ए और बी टोटल प्रेशर का कोई पार्ट है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया वो क्या, पार्शियल। तो ए और बी क्या बोले जाते हैं? पार्शियल प्रेशर। इन्हीं को हम नाम दे देते हैं पार्शियल प्रेशर, जबकि ये भी प्रेशर है। ये बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, और दोस्त इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, है ना, गैस ए एंड गैस बी। किसी ने कहा पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा? तो ये देखो निकल के आया है। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर निकालोगे उसी गैस के मोल फ्रैक्शन और इनटू टोटल प्रेशर। ये देखो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला आ गया। तो डाल्टन भाई साहब ने सिर्फ दो बातें बताई, क्या? यदि कहीं पर गैस मिक्सचर है, यदि कहीं पर गैस मिक्सचर है तो किसी भी गैस मिक्सचर का टोटल प्रेशर उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात हम पहले से भी जानते थे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उस गैस के इंडिविजुअल प्रेशर को यदि हमें कहीं काउंट करना है तो उस गैस का इंडिविजुअल प्रेशर जो होगा उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक, अब हमें क्या याद रखना है? देखो, एक होता है थ्योरी पढ़ना, एक होता है कि वो पॉइंट जिससे हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसको फोकस करना। तो जरा देखो, फोकस करने वाली बात क्या है वो आप गौर समझिए। फोकस करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, जिस गैस का प्रेशर निकालोगे उसी गैस के मोल रखोगे। क्यों? टी और वी तो कंटेनर के लिए कांस्टेंट चल रहा है ना भाई, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जिसके मोल रखोगे उसी का तो प्रेशर आएगा, है कि नहीं मेरे दोस्त? समझ पा रहे हो ना? पूरी जान लगा के समझिए और ध्यान दीजिए जरा, ठीक है? क्या? जिस गैस के मोल रखोगे उसी गैस का तो प्रेशर आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे कंटेनर के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे एक रूम में आप बैठे हो, आपके फादर बैठे हैं, आपकी सिस्टर बैठी है, आपके मदर बैठी है, सबके लिए टेम्परेचर क्या होगा उस रूम का? सेम, अलग अलग तो नहीं होगा ना, सेम टेम्परेचर होगा। तो ए गैस है, बी गैस है, दोनों के लिए सेम होगा। उसी तरह से जरा बताओ, रूम का वॉल्यूम जो आप महसूस कर रहे होंगे कि हाँ यार इतना बड़ा इसका डायमेंशन है, वही डायमेंशन तो फादर भी महसूस कर रहे होंगे, मदर भी महसूस कर रहे होंगे, है कि नहीं? तो सेम डायमेंशन महसूस कर रहे होगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हें रूम बड़ा लग रहा हो और मम्मी पापा को रूम छोटा लग रहा हो, सिस्टर को रूम बहुत ही बड़ा लग रहा हो, सबको सेम ही लगेगा ना। तो इसी तरह से ये बात है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, तो इसका मतलब जिसके मोल होंगे उसी का प्रेशर आएगा। तो दिमाग में एक बात बैठा लेने से कि यार यदि हम लोग जिसके मोल लेंगे उसी का प्रेशर आएगा। जब आपने ए के मोल लिए तो प्रेशर ए का आया, बी के मोल लिए तो प्रेशर बी का आया, और टोटल मोल लिए तो टोटल प्रेशर आया। इतनी बात समझ गए? और मोल और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेक कर लो। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसका मतलब डाल्टन्स लॉ में मोल और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, इसका मतलब जितने ज्यादा मोल होंगे वो गैस उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कराएगी,
ऑन द कंटेनर, है ना, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। क्या, जो गैस जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कराएगी किस पर, कंटेनर पे। तो जरा गौर से इन बातों को समझिए। तो डाल्टन लॉ में सिर्फ दो बातें समझनी है। पहली पॉइंट कि जिसके मोल उसी का प्रेशर, ठीक। दूसरा पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर। तीसरा पॉइंट समझते जाइएगा, तीसरा पॉइंट किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बात तो आप जानते ही, उसको मैं ना भी बताऊं तो कोई टेंशन नहीं। डाल्टन्स लॉ में ये तीन बातें दिमाग में रखिएगा। क्या, यदि कहीं गैस का मिक्सचर है तो जिसके मोल लोगे उसी का प्रेशर आएगा, टोटल मोल लोगे तो टोटल प्रेशर आएगा, और जितने ज्यादा मोल उतने ज्यादा प्रेशर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इतनी बात समझ गए। अब ये बात समझ गए हो तो एक और लॉ इसी जगह पे पढ़ा देता हूं, जैसे दोनों हो जाए। देखो डिट्टो इसी के सेम ऐसा ही चलता है अमेंडेड लॉ। ये क्या होता है बता देता हूं एक सेकंड में। डिट्टो सेम है। यदि हमारे पास कोई रबर का बैलून है ऐसे, अब इसका हमने क्या सेम कर रखा है, देखो गौर समझिएगा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा है। जैसे पीछे वाले में देखो क्या कांस्टेंट था, पीछे वाले में हम लोगों ने कांस्टेंट कर रखा था वॉल्यूम और टेम्परेचर। देखो डाल्टन लॉ में क्या होता है, ये दोनों कांस्टेंट है, तभी तो आपने वॉल्यूम वही रखा है, टेम्परेचर वही रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्त, अब हम लोग दोस्तों क्या कांस्टेंट कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अब जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो फिर वही कहानी, इसमें गैस ए है, उसको मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे ऐसे। अब क्या किया किसी बच्चे ने, इसमें एक और गैस डाल दी बी, गैस बी है, वो पिंक कलर से रिप्रेजेंट है कुछ इस तरह से। तो अब जरा बातों को समझिएगा कि क्या बात है। हमने लगाया गैस ए के लिए पी वी एन आर टी, डिट्टो सेम, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भैया जिसके मोल होंगे उसी का वॉल्यूम आएगा। अच्छा अब आपने क्या किया, इसमें गैस बी भी मिला दी है, तो गैस बी का वॉल्यूम तो गैस बी के मोल, डिट्टो सिमिलर है। अब किसी ने कहा टोटल, तो जरा देखिए पी वी टोटल, टोटल वॉल्यूम तो टोटल मोल, है ना, आर इंटू टी, डिवाइड कर दो, इसको मैंने 1, इसको मैंने 2 कह दिया, इसको मैंने 1 कह दिया, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे ही मेरे बच्चे करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा गौर से देखो, ये देखो, तो डिट्टो वही चीज आ गई, क्या पार्शियल, चलो पहले मैं लिख देता हूं पूरा फिर, है ना, डिट्टो वही चीज आ गई, वी ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल वॉल्यूम। इसका मतलब गैस ए ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया वो ये आ रहा है, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू दोस्त टोटल, सॉरी टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वीटी। देखो ये एक फार्मूला आ गया इसका भी। तो अमेंडेड लॉ में क्या बताया जाता है, अमेंडेड लॉ डाल्टन लॉ का पैरेलल चलता है, बस उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे गैस डालते जाओगे प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो ये वॉल्यूम फैलता चला जाएगा ऐसे। जब गैस घी डाली तो ये ऐसा आ गया ऐसा। तो जरा देखो, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो अवोगाड्रो लॉ में भी बताया था कि मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां देखो मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे वो गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, जिसके मोल ज्यादा वो गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी। टोटल वॉल्यूम मोल के सम के बराबर होगा।
तो इसका मतलब ये भी हमारे पास काम आएगा, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपरों में, तो ध्यान रखिए ये भी एक काम की चीज है। बिल्कुल डिट्टो सिमिलर चल रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, एकदम सेम। तो आप क्या याद रखो, आप सिर्फ एक बात याद रखो, क्या? डाल्टन लॉ, क्योंकि वो ज्यादा फेमस है, उस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। डाल्टन लॉ याद रखिए, और ये ध्यान रखिएगा डाल्टन लॉ के डिट्टो सिमिलर एमेंगट लॉ है। उसमें क्या होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं तो P प्रोपोर्शनल N होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं तो V प्रोपोर्शनल N होता है। ठीक है, उसमें भी वही बात, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू उसी के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इसमें क्या है, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम, और V प्रोपोर्शनल N। थ्योरी समझ गए, पहले थ्योरी समझ गए ना? क्या डाल्टन लॉ में क्या है, जिसका प्रेशर उसी के मोल। एमेंगट लॉ में क्या है, जिसका मोल उसी का वॉल्यूम। ये देखो डिट्टो से। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि यार क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो चलो क्वेश्चन करें। थ्योरी समझ गए ना? देखिए यार, हम लोगों के पास 3 से 4 क्लास में हर चैप्टर को खत्म करना है, तो मैं थ्योरी को काफी शॉर्ट में दूंगा, मगर क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, इतनी थ्योरी जरूर दूंगा। ठीक है, थ्योरी पूरी दूंगा, उतनी थ्योरी जरूर दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन हो जाए। बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना है, क्योंकि हर चैप्टर 3 से 4 क्लास में खत्म करना है और कोई टॉपिक मिस भी नहीं होने देना है। तो मेरे दोस्तों, आपको प्लीज 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 टीचर की हेल्प करनी पड़ेगी, सर की हेल्प करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत बातें आप भी थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। हाँ, सब कुछ समझ में आएगा। थ्योरी बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा, जरा सी थ्योरी, उसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये विद गारंटी कि जितनी थ्योरी बताऊंगा क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और आप देख लीजिएगा, बस मेरी बातों को गौर से सुनो और दिमाग में बैठा लो। और ज्यादा बातें मैं बोलता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यार कॉन्सेप्ट हमेशा ही छोटा होता है। डाल्टन लॉ में इतनी देर में बताया क्या कि P प्रोपोर्शनल N है, मतलब जिसके मोल उसी का प्रेशर। इतनी तो बात बताई है। और डाल्टन लॉ का मतलब क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। एमेंगट लॉ का मतलब क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट। तो यहां पर क्या है, जिसके मोल उसी का वॉल्यूम। बस इतनी सी बात है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है ये सिखाता हूं। इतनी बात समझ गया हो? तो चलो अप्लाई करने पे आते हैं। देखो यार दोस्त, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास आ गया। ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस इन द रेशियो ऑफ 1:4। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर। ये देखो यार, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दोस्त क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि यार 2 गैस है। देखिए 2 गैस है, कंपटीशन में देखो आया हुआ क्वेश्चन है। कंपटीशन में तो बड़े सस्ते क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत ही सस्ते आते हैं। देखो है, सस्ते मीन समझ गए होंगे, ठीक है ना, इजी, ये बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो यार, इसमें गैस क्या है, एक गैस है हमारी हाइड्रोजन और एक गैस है हमारी ऑक्सीजन। इनका रेशियो कितना दिया है, 1:4। और ये कैसा रेशियो है, मास रेशियो है। हमने कहा ठीक है, मास रेशियो ये दिया है। अब वो कह रहे हैं इनके मोल रेशियो बताओ, बस ये बात पूछी गई है। मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेशियो मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो ये बताओ, आपको मास दिया है तो मोल नहीं बना पाओगे, बना दोगे। मैंने कहा था रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेना। ये मैंने आपको कंसंट्रेशन में कॉन्सेप्ट दिया था, पूरी केमिस्ट्री में लगेंगे कॉन्सेप्ट जो जो बताऊंगा। रेशियो दिया गया है और रेशियो पूछा जा रहा है, इसी रेशियो का एब्सोल्यूट वैल्यू मान लो। तो बताओ जरा, पहले कौन बोला गया है, हाइड्रोजन। तो दोस्त हाइड्रोजन का मास कितना, 1। फिर कौन बोला गया है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मास कितना, 4। तो हाइड्रोजन की जगह 1 रख दिया, मास 1 है, और डिवाइड कर दिया किससे, मॉलिक्यूलर वेट से, 2 है। ऑक्सीजन का मास है 4, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ऑक्सीजन गैस का, 32। अब यार रेशियो बना लो, तो ये 1/2 रेशियो 1/8 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 4:1। क्यों? क्योंकि 8 एलसीएम लोगे तो यहां 4 आएगा, यहां 1 आएगा, तो 4:1 हमारा आंसर हो गया। मास रेशियो दे रखा था, मोल रेशियो पूछ रहा था। देखो, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन
hydrogen and oxygen in a ratio of 1:4. What is the molar ratio of two gases in a mixture? मास रेशियो दे रहे हो, मोल रेशियो पूछ रहे हो, निकाल दिया। मास का रेशियो दिया है, मोल का रेशियो पूछा है, तो मैंने कहा था रेशियो दिया जाए, रेशियो पूछा जाए तो उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेना। तो उसी रेशियो को हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू मान ली। तो मास कितना हो गया हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा दोस्त इसको देख लो। A gas mixture was prepared by taking equal moles of CO and N2. If the total pressure of mixture was found to be 1 atom नहीं होगा, found 1 atmosphere होगा, है ना बच्चों, 1 atmosphere. The partial pressure of nitrogen in a mixture. देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है यार ये लो, इसमें दो गैसें हैं, एक है CO, एक है N2, और दोनों के सेम मोल है, इक्वल मोल है। कितने? इक्वल मोल, इक्वल मोल। तो वो पूछ रहा है यदि इसका टोटल प्रेशर PT इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर हो, तो मेरे दोस्तों बताओ कि नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, या नाइट्रोजन के थ्रू प्रेशर कितना आया होगा। बस इतनी सी बात है, नाइट्रोजन का प्रेशर पूछ रहा है, तो बस हो गया बात। हमने आपको बताया था टोटल प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन का प्रेशर पूछ रहा है, तो यार क्या बताया था, किसी भी गैस का प्रेशर निकालना हो तो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन लिख दो और इनटू टोटल प्रेशर लिख दो। अब गैस के मोल फ्रैक्शन निकालो, इक्वल मोल कह रहा है ना, तो कुछ भी मान लो, इक्वल मोल है, बस बराबर मानने हैं, तो कुछ भी मान लो। तो मैंने इसका यदि 1 मोल मान लिया, तो बच्चों आप इसका भी 1 मोल मान लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप। तो मोल फ्रैक्शन जिसका निकालते हैं तो क्या करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर नाइट्रोजन, और टोटल मोल नीचे, तो 1 + 1 कितना होता है 2। ये आ गया मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कितना दिया है 1, तो ये आया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5 एटमॉस्फेयर, है कि नहीं। तो जिस गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, या जिस गैस का प्रेशर निकालना हो, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और देखो टोटल प्रेशर क्वेश्चन में उसने दे दिया था, ठीक है। और बात आई मोल फ्रैक्शन की, तो तुमने खुद कहा है इक्वल वैल्यू है, और सॉरी इक्वल मोल है, और जब भी इक्वल मोल होंगे तो सारे प्यारे बच्चों को पता है मोल फ्रैक्शन हमेशा 0.5 आएगा, है कि नहीं। इक्वल मोल है, दो गैस हैं, तो किसी ने कहा अच्छा सर हमेशा का मतलब क्या है, 3 गैस हुई तो 1/3 आएगा। तो बेटा हम 2 गैस की बात कर रहे हैं, है ना। तो जरा देखो 2 गैस होंगी और इक्वल मोल है, तो हमेशा क्या आएगा 0.5 आएगा मोल फ्रैक्शन। 3 गैस है इक्वल मोल है तो 0.33 आएगा। 4 गैस है इक्वल मोल है 0.25 आएगा। वो आप समझ रहे होगे, इक्वल मोल है तो 1 तो ऊपर ही आना है, और नीचे क्या है उनका सम। 2 गैस होंगे तो सम 2 आएगा, 3 गैस होंगे तो सम 3 आएगा, 4 गैस होंगी तो सम 4 आएगा। तो 1/3 1/2 1/4, है ना, आप तो जान ही गए होंगे। तो जरा देखो जरा दोस्तों, देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आप मेरी बस थ्योरी को याद रखो। उसने कहा यार नाइट्रोजन का प्रेशर बताओ, तो भैया नाइट्रोजन के प्रेशर निकालने के 2 तरीके थे, नाइट्रोजन का प्रेशर इनटू नाइट्रोजन के मोल, है कि नहीं भाई। 2 ही तरीके तो है हमारे पास, 2 मेथड थे कि हम नाइट्रोजन का प्रेशर लिखते, वॉल्यूम लिखते, नाइट्रोजन के मोल लिखते, आर लिखते, टी लिखते। ऐसे निकाला जा सकता है, मगर वॉल्यूम दिया है नहीं, टेम्परेचर दिया है नहीं, मोल दिए हैं नहीं, तो इस मेथड से कैसे निकलेगा। फिर हमने देखा टोटल, एक किसी भी गैस का प्रेशर निकालने का एक तरीका ये है मिक्सचर में, कि यदि किसी मिक्सचर में गैस का प्रेशर निकालना है तो जिस गैस का प्रेशर निकालना है उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहां पे टोटल प्रेशर दिया था और मोल फ्रैक्शन के लिए मोल दिए थे, तो हमने ये वाला लगाया, ये वाला नहीं लगाया। ठीक है, कर लोगे। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यार इस क्वेश्चन को देखो, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree centigrade in identical condition. The ratio of the volume of gas. अब जरा बताओ, टेम्परेचर तो भाई ने कांस्टेंट कर दिया है, आइडेंटिकल कंडीशन का मतलब क्या, अब बचा ही क्या है,
सबकी कंडीशन यदि सेम है तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं? तुमने कंडीशन आइडेंटिकल कंडीशन लगा दी, तो आइडेंटिकल कंडीशन में होती ही कितनी चीजें? हमने कहा था गैस को डिफाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी वेरिएबल होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, चार में से मास आपने इक्वल दे रखा है तो जरूरी नहीं कि मोल इक्वल हो, है ना? तो तुमने आइडेंटिकल कंडीशन लिख दी तो टेम्परेचर और प्रेशर हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि तुमने पूछ ही रखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, तो बस लगा देंगे। अब आप गौर से बताओ, हमारे पास क्या फार्मूला था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम यदि आपको चाहिए तो उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम, यही तो आपको पढ़ाया था अभी पीछे, है ना? तो हाइड्रोजन गैस का हमें चाहिए वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल। ऑक्सीजन गैस का यदि वॉल्यूम चाहिए तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम। मेथेन गैस का वॉल्यूम चाहिए तो मेथेन के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम। अब आप जानते हैं कि जब आप रेशियो बनाओगे, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन रेशियो मेथेन, तो जरा बताओ, जो चीज सेम होती है वो तो कट जाती है, तो रेशियो बनाओगे तो वीटी वीटी कैंसिल हो गए। और मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? जिस गैस का मोल फ्रैक्शन उसके मोल दोस्त ऊपर, नीचे क्या है? टोटल मोल। तो जब ये तीनों गैसें एक ही कंटेनर में हैं तो टोटल मोल तो इन सबके सेम ही है ना। इसी में हाइड्रोजन है, इसी में दोस्त क्या है? ऑक्सीजन है, और इसी में क्या है? मेथेन है। तो टोटल मोल तो तीनों के सेम ही होने, और जब टोटल मोल सेम होने तो तीनों की वैल्यू कट जाएगी, तो सिर्फ क्या ऊपर रखेगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेरी बात को वैसे समझ पा रहे हो ना समझ पा रहे हो तो बताओ, मैं बताऊं कैसे किया मैंने। जब इनके रेशियो बनाओगे तो दोस्त ये कैंसिल हो गए। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ मेथेन अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल तो कैंसिल हो गए, है? तो यही तो आएगा। और चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने आपको डायरेक्ट बात बताई थी कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल N होते हैं, ध्यान है? टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल N होते हैं। तो कोई बच्चा चाहता तो डायरेक्ट यहां पहुंच सकता था। अब वैल्यू निकालो, हाइड्रोजन का मास W, इक्वल मास बोला है ना, तो हमने W मान लिया, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहां मोल का रेशियो दिया है, मास का रेशियो नहीं। ऑक्सीजन का मास दोस्त W, मॉलिक्यूलर वेट 32। मेथेन का मास दोस्त W, मॉलिक्यूलर वेट 16। क्यों? क्योंकि इक्वल मास बोले गए। अब इसको सॉल्व कर लो, रेशियो तो आप बच्चे बना ही लोगे यार, तो जरा रेशियो बनाओ इन सबका। तो क्या आएगा? यदि मैं 32 लूं तो ये आ गया 16, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो हमारा जो आंसर है वो ये बन गया 16:1:2, 16:1:2 है। तो जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है एमेंगट लॉ में। प्रेशर मतलब डाल्टन लॉ में जो मोल का रेशियो होता है वही प्रेशर का रेशियो होता है। तो हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, मगर हम पढ़ा रहे हैं, हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पूरा मेथड बताया है। नहीं तो मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N होता है, तो इसका मतलब जो मोल का रेशियो आएगा वही वॉल्यूम का रेशियो आएगा। डायरेक्ट उठा के कर देते हैं हम लोग, है ना दोस्त? मगर मैंने आपको अच्छे से बताया कि देखो गैस का मिक्सचर है तो इंडिविजुअल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगी, उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम के बराबर, और इनको इस तरह से कर दिया। समझ गए? कर लोगे क्वेश्चन को? बातें समझ तो पा रहे हो ना दोस्त? डाल्टन लॉ में क्या बात याद रखनी है, अमंगट लॉ में क्या बात याद रखनी है? देखो यार, यदि हम लोगों को सिलेक्शन लेना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यार मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान लगा के नोटबुक को रिवाइज करिए प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा आप बातों को याद रखिए, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। हम हर एक टॉपिक में कॉन्सेप्ट एक ही दो देते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, मगर उसको दिमाग में थोड़ा सा बैठा लो, और बैठाना बहुत इजी है। क्यों? जैसे मैंने बोला डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ का मतलब आप तुरंत समझ जाओ, गैस के मिक्सचर की बात की जाएगी और P प्रोपोर्शनल N होगा। क्यों? क्योंकि डाल्टन लॉ चल रहा है तो V और T कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर।
किसी ने यदि प्रेशर पूछा है किसी गैस का तो दो ही रास्ते हैं, एक पीवी इक्वल टू एनआरटी से लगा लो, या फिर उस गैस का प्रेशर इक्वल टू उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है ना। वो डिट्टो वही बात एमेंगट लॉ में जाके चिपका दो वैल्यूम के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर P और T कांस्टेंट है। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, 2020 में आया है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो यार, अब आप एक बात समझ जाओगे कि यार जो क्वेश्चन आते हैं वो सब कर लोगे आप, बस मेरी बातें याद रखो। हाँ, मगर थ्योरी को खूब रिवाइज करो, क्योंकि बच्चों रिवाइज करने से दिमाग में बैठती है। आप बताओ हमको सारी बातें कैसे याद रहती है? तो क्या हम बहुत इंटेलिजेंट है? नहीं यार, इंटेलिजेंट तुम हो। हमें सिर्फ केमिस्ट्री आती है, तुम्हें फिजिक्स भी आती है, तुम्हें केमिस्ट्री भी आती है, तुम्हें बायोलॉजी भी आती है, टैलेंटेड उधर है। बट डिफरेंस क्या है? तुम्हारा रिवीजन बहुत कम है और हमारा रिवीजन बहुत ज्यादा है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उस क्वेश्चन या उससे रिलेटेड थ्योरी हमने 50 बार कर रखी है। क्यों? 15-16 साल से यही काम कर रहे हैं। तो बस इस बात को फोकस करना है कि आप बार बार रिवाइज करोगे तो दिमाग में सारी चीजें रहेंगी, वो कनेक्ट कर देती हैं चीजों को। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हो? आप घूमने गए किसी पार्क में, आपके घर से वो 4 किलोमीटर है, मगर आप डेली वहां पे क्रिकेट खेलने और घूमने जाते हो। अब जब आप वापस आते हो तो अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आते हो, चाहे स्कूटी में हो, चाहे बाइसिकल में हो, किसी में भी हो, या पैदल चल रहे हो। वो आप में से कोई इस बात को क्या सोचता है कि यार नहीं, हमें अगले वाले रास्ते से टर्न लेना है और फिर अगले वाले रास्ते से टर्न लेके सीधे जाना है, फिर हमारा घर आएगा? नहीं, आप बात करते रहते हो, चलते रहते हो और अपने आप आपके कदम राइट और लेफ्ट मुड़ जाते हैं और आप अपने घर पहुंच जाते हो। कोई एक सिंगल बच्चा कभी सोचता है कि हमें घर जाना है तो हम पहले सोचे तो यार रास्ता हमारा घर का कहां है, हमें राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है? नहीं, आप बातें करते रहते हो, दिमाग में कुछ सोचते रहते हो, फिर भी आपकी बाइसिकल, बाइक, कार अपने आप मुड़ते हुए घर तक पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि वो दिमाग में बसा हुआ है एड्रेस। हम दिन में 4 बार उस बात को करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे नस नस में, मेरी बॉडी में बस गया है। हमारी बॉडी अपने आप उस चीज को भाप लेती है, सिचुएशन को, और रिएक्ट करती है। उसी तरह से सब्जेक्ट है। जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो यार अपने आप वो सॉल्व दिख रहे होते हैं हम लोगों को। जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही उसका सोल्यूशन भी अपने आप दिख रहा होता है। क्यों दिख रहा होता है? वो घर के एड्रेस की तरह हो जाता है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो चीज हम लोगों ने बहुत बार डील की होती है। मैं बस यही चाहता हूं कि यार तुम कम से कम अपना एड्रेस ना याद रख पाओ, मगर जो दूसरा एड्रेस है उसको तो समझ पाओ। तो ध्यान रखो, जितना ज्यादा सिलेबस को रिवाइज करोगे, क्वेश्चनों को रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा आपके पास सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेंगे। और जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग उसको रीड कर लेगा और तुरंत आंसर निकाल के दे देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कहते हो उस चीज को, आप ये कहते हो कि मुझे आता है, नहीं, उसमें इतनी ज्यादा चीजें स्टोर हैं जिसकी वजह से वो तुम्हें आता है। नहीं तो जरा मेरे घर का एड्रेस बता दो, कैसे पहुंचोगे? है मैप लगाओगे, गूगल मैप लगाओगे, 10 लोगों को फोन करोगे तब पहुंच पाओगे। मगर यदि मैं कहता हूं कि जहां पे खड़े हो वहां से अपने घर चले जाओ, तो बातें करते हुए, टहलते हुए, इधर उधर ताकते हुए घर पहुंच जाओगे 2 मिनट में। तो बस यही डिफरेंस है सब्जेक्ट में भी, ठीक है? सब्जेक्ट में भी यही डिफरेंस है। जितना रिवाइज करोगे उतनी जल्दी से आपका क्वेश्चन होगा और उतनी बातें याद रहेंगी। और ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है। तो आप वीडियो को देखो, थ्योरी को ध्यान रखो, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसी जज्बे के साथ करो कि सेलेक्ट तो हम ही होंगे। चलिए, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस in a cylinder contains 7 gram of nitrogen and 8 gram of iron. If the total pressure of the mixture of gases in the cylinder is 27, देखो टोटल प्रेशर आपको दे दिया गया है कि गैस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना है। ये बात बच्चों हमें दे दी गई है। और वो पूछ क्या रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया कि यदि कहीं गैस का मिक्सचर दिया है और प्रेशर निकालने को बोल रहा है, गैस का मिक्सचर दिया है। देखो एक गैस तो हमारी नाइट्रोजन है, ये मान ली। एक गैस हमारी दोस्त कौन सी है? आर्गन। हमने ये आर्गन को मान लिया कि हाँ भाई ये आर्गन है। गैस का मिक्सचर हो गया। अब गैस के मिक्सचर में किसी भी गैस का प्रेशर निकालने के 2 रास्ते हैं।
गैस के मिक्सचर में किसी भी गैस के प्रेशर निकालने के कितने रास्ते हैं? दो। कौन कौन सा? यदि गैस का मिक्सचर और गैस का प्रेशर पूछ रहा है तो उसके दो रास्ते हैं, है ना। दो रास्ते में पहला यह है कि हम PV इक्वल टू nRT लगाएं। जिस गैस का मोल लोगे उसी गैस का प्रेशर आ जाएगा, मगर इसके लिए हमें टेम्परेचर दिया होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया होना चाहिए, और टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ गैस कहीं नहीं दिया है। इसका मतलब ये वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। दूसरा क्या है? जिस गैस का प्रेशर निकालना हो उस गैस का मोल फ्रैक्शन मिल जाए और टोटल प्रेशर मिल जाए। दूसरा रास्ता ये है। बस जब भी गैस के मिक्सचर में किसी का भी प्रेशर पूछे मेरे प्यारे बच्चों, जब भी गैस के मिक्सचर में किसी का भी प्रेशर पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो बस दो रास्ते हैं। अब आप देख लो कौन से रास्ते वाली चीजें दी हैं। टेम्परेचर दिया नहीं है तो पहले रास्ते को तो मैंने देखते ही कट कर दिया कि सर यार इस रास्ते से तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब बात है दूसरे रास्ते की बात, तो टोटल प्रेशर भाई ने दे रखा है, किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। तो टोटल प्रेशर दे रखा है, लिख दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकल आएंगे क्योंकि मास दिया है। ये देखो, और यदि मास दिया है तो हम 2 मिनट में निकाल लेते हैं। कैसे? डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां, देखो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, नाइट्रोजन के मोल ऊपर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये हो गए नाइट्रोजन के मोल और प्लस आर्गन के मोल। ये देखो, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या आया? 0.5, 1/2 बना, 1/2 का 0.5, नीचे क्या आया? 0.5 प्लस, अब ये क्या होगा? ये ऐसे आया, तो 1/5 का मतलब होता है 0.2 इंटू 27। अब इसको और सॉल्व कर लो तो यार मेरे दोस्त ये क्या आ गया? 0.5, 0.7 इंटू 27। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 7 से इसको कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3, है ना? नहीं, 7 से 3 तो नहीं आता यार। हाँ, तो कितना आ जाएगा? देखो मैंने कहीं गलत कर दिया है क्या? 8×45 तो 5 आया। हाँ, तो 1/5 का, अच्छा, हाँ यार एक बार देख लो जरा भाई, मेरे हिसाब से सही है। तो ये अप्रॉक्स आएगा। 1 मिनट में यहां कैलकुलेशन थोड़ी सही कर देता हूं, ठीक है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो चलिए इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा कितना आ गया? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नाइट्रोजन के मोल 0.5, ठीक है, 0.5 प्लस 0.2, तो 0.5 प्लस 0.2 क्या हुआ? 0.7 इंटू क्या है? 27। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यार इसको सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से ये ऐसे आ गया। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 3.9 के आसपास। क्यों? 7 इंटू 4 28 होता है ना? तो 28 होता है तो ये 4 के आसपास आएगा, तो 20 के आसपास का आंसर आएगा। तो आई थिंक ये आंसर बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे ना, 0.4 इंटू मैं कर दूं 3 आएगा, 6 बचा, 6 0 हो गया, तो जब 0 हो गया तो ये 8 आ गया, है ना? तो ये हमारा 8 आएगा, ठीक है। बच्चों ने कहा था सर कैलकुलेशन भी कर दिया करो, तो मैंने कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूं इस बार। अब यार इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 0 और 15, 8×45 और 9, 19 के आसपास आ रहा है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, या फिर आंसर में चेंजेस होंगे। देख लेना एक बार कैलकुलेशन, ठीक है ना? एक बार आप अच्छे से चेक कर लो, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल ऑफ इतना और मोल ऑफ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं है, इसमें रद्दी टाइप का क्वेश्चन है। तो जरा देखो यार मेरे दोस्तों, आपको करना वही है, जब भी कहीं टोटल प्रेशर पूछे तो 2 ही रास्ते हैं, या तो ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। इन दोनों में जो लग जाए वो लगा दीजिएगा, अपने आप आंसर बाहर हमारा आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर बाहर आ जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन को कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारे आंसर हो गए। इस तरह से हमें चीजों को आगे बढ़ाना है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन पे चले। अच्छा,
हाँ, अब देखो यार बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, ग्राहम्स लॉ। ठीक, ग्राहम्स लॉ में क्या करना है, जरा इस बात को समझ लो कि ग्राहम्स लॉ में क्या करना होता है। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, डाल्टन लॉ मेरे भाई डिस्कस कर लिया, और प्यारे बच्चों अमंगट लॉ डिस्कस कर लिया, और उनके सारे क्वेश्चन भी कर लिए एग्जाम में आए हुए। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस बात पर फोकस करते हैं। तो जरा मेरे दोस्तों यार ये बताओ कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, डिफ्यूजन क्या है। तो सभी बच्चों को पता है डिफ्यूजन क्या होता है। तो सभी बच्चे कहेंगे सर डिफ्यूजन तो हमें आता है, बचपन से पढ़ रखा है, आप इसके आगे बताओ। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस एंड फॉर्म होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का मतलब क्या है, हम नहीं कराएंगे, वो अपने आप हो जाएगी। जैसे ये देखो यार, ये एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में गैस ए पड़ी थी, ऐसे इस तरह से, किसी ने इसमें गैस बी को भी ऐड कर दिया, गैस बी ये है ऐसे, ये गैस बी है, और इनको आपस में मिक्स कर दिया गया, ऐड कर दिया गया इस तरह से एक कंटेनर। तो ऐड कैसे कर दिया गया, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूब लगा दी इस तरह से, देखिएगा यहां से भी रब कर दिया, यहां से भी रब कर दिया, और ये इस तरह से एक ट्यूब ऐड कर दी ऐसे। अब ये गैसें आपस में अपने आप थोड़ी देर बाद मिल जाएंगी और मिलकर यूनिफॉर्म हो जाएंगी कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से, ये देखो, यही क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस। हम गैस का डिफ्यूजन पढ़ा रहे हैं। कभी कभी बच्चे ये भी डिफ्यूजन में बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस या स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये सब तो हम लिक्विड के लिए बोलेंगे ना, गैस में क्या है, गैस में तो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस एंड फॉर्म होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डिफ्यूजन बात ये है, मगर डिफ्यूजन से अपने को लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन की डिफिनीशन नहीं पूछने वाला है, हमसे पूछने वाला है इसके रेट की बात। तो यार रेट पर अपने को फोकस करना है, ध्यान रखो फोकस कहां करना है, तो रेट पर अपने को फोकस करना है। तो हम लोगों के पास जितना टाइम है उसके हिसाब से हम रेट पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो रेट पर डिस्कस करें, तो जरा देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। तो अब गौर से समझिएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो जरा गौर से मेरी बात को समझो कि रेट का मतलब क्या है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर दो वो रेट हो जाता है। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर दो वो रेट हो जाता है। आप अपने बाइक की स्पीड लेते हो तो क्या कहते हो, यार हम 10 किलोमीटर गए हैं 15 मिनट में, तो आपकी स्पीड आ जाती है। स्पीड भी एक रेट है। हम लेक्चर ले रहे हैं, पर सेकंड में कितने वर्ड बोल रहा हूं, ये लेक्चर की स्पीड हो गई कि हाँ यार सर का लेक्चर स्लो चल रहा है, क्योंकि सर पर सेकंड में 2 वर्ड बोलते हैं, है ना। अलग सर का लेक्चर फास्ट चल रहा है क्योंकि वो पर सेकंड 3 वर्ड बोलते हैं। तो ये क्या है, लेक्चर की स्पीड हो गई। तो इस तरह से स्पीड का मतलब ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज को मेजर कर दो तो स्पीड हो जाएगी। उसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज को मेजर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे ये कहा जा रहा है कि गैस मिक्स हो रही है तो उनका कोई रेट होगा ना चलने का, तो उनके चलने का जो रेट होगा उसी को हम लोगों ने कहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन। और वो क्या होता है, किन बातों पे डिपेंड करता है, गौर से समझिएगा, इन सब की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट देना चालू कर रहे हैं दोस्तों। जरा देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P इंटू ए अपॉन अंडर रूट T इंटू एम, वेयर कौन कौन क्या क्या है, इस बात को एक एक करके अब हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा दोस्त, प्रेशर ऑफ गैस, रेट उतना ही ज्यादा होगा डिफ्यूजन का।
जितना ज्यादा प्रेशर होगा कंटेनर के अंदर, रेट उतना ही ज्यादा होगा। और इसके एग्जांपल आप हमेशा जानते हो, आपकी बाइसिकल का टायर फटता है, आवाज क्यों आती है? क्योंकि गैस उसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है, जैसे ही टायर फटता है तो डिफ्यूजन की बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है, इतनी तेजी से निकलती है, इतने अमाउंट में निकलती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत सारी गैस बाहर निकल आती है। तो किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। बैलून है, बैलून को आप जैसे ही ऐसे फुला रहे हो और उसको छोड़ दो तो सुर करके बहुत तेजी से भागता है ना? तो प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब आप कह रहे हो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए क्या है? ए बच्चों होता है एरिया ऑफ होल। भाई एक डिफ्यूजन तो ऐसे कर सकते हो, एक डिफ्यूजन जैसे ये देखो, ये है ना एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी तेजी से गैस जाएगी। अब मान लो हम इतना बड़ा कंटेनर ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं इस तरह से, तो जरा बताओ यदि हम इस तरह से कर देते मेरे दोस्त, इनको ऐसे मिला देते, पूरी वॉल हटा दी, जब पूरी वॉल हटा देते तो बहुत तेजी से गैस मिक्स होती ना, ऐसे मिला देते तो और तेजी से मिक्स होती। तो जितना ज्यादा एरिया उतनी तेजी से गैस मिक्स होंगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या? एरिया ऑफ होल या एरिया ऑफ ओरिफिन। ओरिफिन क्या होता है? बहुत बारीक सा, बहुत वेरी स्मॉल होल को ओरिफिन बोलते हैं, है ना? जैसे आप जो कपड़े सिलने वाली सुई होती है ना, छोटी सी, है ना, या वो वाली आप लोगों ने यदि बच्चों ना देखी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर की जो सुई होती है उससे यदि कोई होल कर दिया जाए, है ना, रबर के उस पर, तो वो ओरिफिन। तो एरिया ऑफ ओरिफिन बोलो या एरिया ऑफ होल बोलो, तो इसका मतलब इस बात को हमको गौर से याद रखना है कि जो रेट है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ ओरिफिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, यही बात तो निकल के आ रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन याद रखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो इसी पर बेस्ड आता है। यदि हम ओरिफिन का एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। यदि हम प्रेशर को डबल करें तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो ये बातें याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पहली पॉइंट क्या बताई हमने? डिफ्यूजन पे फोकस नहीं किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे फोकस किया, क्योंकि डिफ्यूजन हर बच्चे को आता है, और नहीं भी आता तो भी वो पूछने वाला नहीं है, वो रेट पे क्वेश्चन पूछता है। तो डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस, ठीक है, एंड फॉर्म होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर, ठीक, ये डिफ्यूजन है। अब जब डिफ्यूजन हो रहा है तो कोई रेट होगा, अब जब कोई रेट होगा तो वो किसके किसके प्रोपोर्शनल, किसके किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, PA अपॉन अंडर रूट TM, प्रेशर, ओरिफिन, टेम्परेचर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ाओगे रेट बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाओगे रेट बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कम हो जाएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है। वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो बहुत जो छोटा होल होगा उससे वाइब्रेट करता हुआ नहीं निकल पाएगा। हम लोग होल पे काउंट करते हैं, हमारा जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन काउंट करना है वो होल पे काउंट करना है, ठीक है? यदि होल ना हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब अगली टॉपिक पे चलते हैं, मतलब इसी टॉपिक को और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो जरा देखो, हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात बच्चों ये की, आप यदि अच्छे से देखो, P डॉट A अपॉन T इंटू M। अब एक एक करके मेरी बात को समझते जाइएगा। यदि कोई P, A और T को कांस्टेंट कर दे तो जरा बताओ क्या आ जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस के, है कि नहीं दोस्तों? ऐसा देखो, तो ये भी हमारे काफी काम का फार्मूला है,
कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब आप जानते हो क्या कह रहे हो? इसका मतलब आप कह रहे हो कि सर यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो ट्रेवल कम करेगी, मतलब भारी गैस है, हैवी गैस है तो वो ट्रेवल कम करेगी। और ये तो नेचर का पार्ट है, ये नेचर का पार्ट है। हैवी गैस है तो क्या है, वो ट्रेवल कम करेगी। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कैसे आते हैं देखो, एक आध क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, गौर से मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्या किया है कि यूनिफॉर्म 1 मीटर की एक ट्यूब ले रखी है, ऐसे एक साइड से मैंने अमोनिया गैस पास कराई है और एक साइड से मैंने HCl गैस पास कराई है सेम समय में, ठीक। और ये ट्यूब क्या है, 1 मीटर की है, ऐसे। ये पॉइंट ए, एक पॉइंट को ए कह दिया है, एक पॉइंट को बी कह दिया। अब मेरे दोस्त मैं ये जानना चाहता हूं कि किसके नियर जब अमोनिया और HCl मिलेंगे, तो देखो अमोनिया है बेस, HCl है एसिड, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, सभी बच्चों को ये रिएक्शन आती है, NH4Cl। तो अब बताओ NH4Cl की क्या होती है बच्चों, व्हाइट फ्यूम होती है, व्हाइट फ्यूम, व्हाइट कलर का धुआं निकलता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जरा बताना कि एक तरफ से आपने अमोनिया पास कराई, एक तरफ से HCl पास कराया, तो बताइए व्हाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl किस कॉर्नर के नियरेस्ट बनेगी। बताना है कि पूरी ट्यूब में, ठीक है, व्हाइट फ्यूम किस कॉर्नर के नियरेस्ट बनेगी। पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, कि किस कॉर्नर के नियरेस्ट NH4Cl बनेगा या व्हाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl बनेगी। तो जरा बताओ, इधर से अमोनिया ट्रेवल करना चालू करेगी ऐसे, इधर से HCl ट्रेवल करना चालू करेगा। अब ज्यादा ट्रेवल कौन करेगा, जरा देखो, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो रेट ज्यादा होगा, रेट का मतलब ट्रेवल करना, दौड़ना। तो मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया का कितना होता है, तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि यदि हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 14 + 3 और कितना हो गया मेरे दोस्तों, 17। और HCl की बात करें तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, अमोनिया का, तो अमोनिया ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो सॉरी, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम, तो अमोनिया ज्यादा ट्रेवल करेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया कम है तो अमोनिया ट्रेवल ज्यादा करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अमोनिया गैस ट्रेवल करते करते ज्यादा दूर जाएगी और उतने ही समय में जो हमारी HCl गैस है वो कम ट्रेवल करेगी, ऐसे। और दोनों जहां पे मिलेंगे वहां पर क्या करेंगे, वहां पर NH4Cl बना देंगे इस तरह से, ऐसे। तो किसके नियरेस्ट बनेगा, बी के नियरेस्ट बनेगा, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन समझे कि किसके नियरेस्ट NH4Cl फॉर्म होगा, तो हम लोग कहेंगे NH4Cl फॉर्म नियर ऑफ, ठीक है, पॉइंट बी के नियर में NH4Cl फॉर्म होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जिसका मास कम है वो ट्रेवल ज्यादा करेगा और वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करके पहुंचेगा और ये कम दूर तक पहुंचेगा, ठीक है, और NH4Cl बना देगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनाता है। अभी देखो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए ना, क्या बताया है। अब इस क्वेश्चन को बताओ, देखिए 1 मोल ईच गैस, कौन कौन सी गैस मेरे दोस्तों, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, प्रेजेंट इन ए कंटेनर,
एक कंटेनर है ऐसा, इसमें 1 मोल क्या है, क्लोज कंटेनर है इस तरह से, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, इस तरह से भरी हुई है। गौर समझिएगा, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, इस तरह से भरी है। अब जरा इनके पार्शियल प्रेशर बता सकते हो कितने होंगे? तो इनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा बता सकते हो? नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर का आधा होगा, हाफ। हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो भी टोटल प्रेशर का आधा होगा। क्यों? इक्वल मोल है ना, इक्वल मोल है तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 1/2 टोटल प्रेशर पीटी, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बात समझ गए? ऐसा ही तो होगा। तो दोनों के पार्शियल प्रेशर क्या है, इक्वल है। ये दोनों गैस के प्रेशर कैसे हैं, बराबर है? देख लो, मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन एक कंटेनर में भरी थी, तो उन गैसों के प्रेशर बताओ। तो बच्चों ने कहा सर ये इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछते हो, टोटल प्रेशर का हाफ होगा, टोटल प्रेशर का हाफ होगा। तो मैंने कहा वेरी गुड यार, बहुत टैलेंटेड हो। मैंने थोड़ा सा क्या किया, काम किया। काम क्या किया जरा समझो। एक बच्चा जो था, है ना, जैसे आप सभी बच्चे, तो एक बच्चा तो था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राहुल। राहुल हो सकता है, ठीक है, प्रियंका हो सकता है, शिवम हो सकता है, रवि हो सकता है, असलम हो सकता है, सलमान हो सकता है। ये सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा शैतान था। किसकी तरह? तुम्हारी तरह। उसने क्या किया, जब देखा कि आप बता ले रहे हो तो उसने इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा छेद कर दिया, इस तरह से होल कर दिया, इस तरह से होल कर दिया ऐसे। अब जैसे ही होल होगा तो गैस निकलना चालू हो जाएगी। गैस निकलना चालू हो गई, हाइड्रोजन भी निकल रही है, नाइट्रोजन भी निकल रही है, हाइड्रोजन भी निकल रही है, नाइट्रोजन भी निकल रही है। 3 मिनट बाद, आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 2 मिनट लिख देता हूं यार, है ना, आफ्टर 2 मिनट, ठीक है, होल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, इस पे टेप लगा दिया। अब जरा देखो, 2 मिनट के बाद मैंने होल को बंद कर दिया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ कंटेनर में पार्शियल प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, या गैस के प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। देखो हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें रफ कर देता हूं, वर्बल बता देता हूं, जैसे हम लोग क्वेश्चन को कर पाए। इधर थोड़ी सी जगह बना ली हम लोगों ने। ये देखो क्या है, क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं। आधा 2 पार्ट में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला पार्ट था कि मैंने 1 मोल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक कंटेनर में रख दिया, 1 मोल नाइट्रोजन डाल दी, 1 मोल हाइड्रोजन डाल दी। मैंने कहा मेरे दोस्तों बताओ पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मतलब या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना होगा। बच्चों ने कहा सर यार फिर आपने छोटी सी बात कर ली, छोटी सी बात ना किया करो हमसे। तो हमने कहा प्लीज बता दो। तो बच्चों ने कहा सर अभी बता देंगे, ऐसी क्या बात है। उन्होंने कहा टोटल प्रेशर का हाफ। क्यों? क्योंकि 1 मोल लिया है तो मोल फ्रैक्शन कितना बनेगा, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल 1 है तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मैंने कहा क्या दोनों गैस का प्रेशर बराबर रहेगा, तो बच्चों ने कहा यस। ये देखो मैंने कहा अच्छा, मैंने उसमें हल्का सा पिन मार दिया और 2 मिनट तक पिन मारे रहे, बताया नहीं आपको। फिर मैंने कहा अरे बच्चों देखो गड़बड़ हो गई, बहुत सारी गैस निकल गई, 2 मिनट से गैस निकल रही है। तो एक बच्चे ने टेप निकाला और टेप चिपका दिया, कंटेनर बंद हो गया। अब मैंने कहा जरा बताना अब क्या हाल है। अब कंटेनर में क्या दोनों गैसों के प्रेशर बराबर है? यदि हां तो कोई बात नहीं, और यदि बराबर नहीं है तो किसका ज्यादा है किसका कम है। अब बताओ क्या हो रहा होगा। क्या ये डिफ्यूजन का केस नहीं है? क्यों? जैसे ही तुम उसमें पिन मारोगे तो गैस बाहर निकलेगी, और गैस का चलना ही तो डिफ्यूजन है, और गैस का चलना ही रेट है, तो इसका मतलब रेट बनेगा। तो बताओ जरा कौन सी गैस ज्यादा बाहर निकलेगी। तो हमें कौन याद आएगा, ये जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो गैस कम बाहर निकलेगी, है कि नहीं। देखो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो गैस कम बाहर निकलेगी। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट दोस्तों 2 होता है, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1428। तो जरा बताओ मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कम निकलेगी तो अंदर ज्यादा होगी, और जो गैस ज्यादा होगी उसी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? डाल्टन भाई साहब हम लोगों को पढ़ा के तो गए हैं,
कि जब भी कहीं गैस का मिक्सचर हो तो P प्रोपोर्शनल N है, जिसके मोल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो डिफ्यूजन ज्यादा किसका है, मास किसका, भाई R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। इसका मतलब मेरे दोस्त मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम है उसका रेट ज्यादा है, और रेट ज्यादा होने का मतलब वो गैस ज्यादा बाहर निकल जाएगी। तो गैस ज्यादा बाहर कौन सी निकली, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल बाहर ज्यादा हैं ऐसे। तो जरा बताओ अंदर किसके मोल ज्यादा होंगे, अंदर नाइट्रोजन के मोल ज्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकल ज्यादा गया है। जब बाहर ज्यादा निकल जाएगा तो अंदर कम बचेगा, और जिसके मोल ज्यादा होते हैं उसी का प्रेशर ज्यादा होता है। तो 2 मिनट के बाद कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोजन के प्रेशर से ज्यादा होगा। समझ पाए क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट का है। जिस बात पे मैं फोकस कर रहा हूं उस बात पे फोकस रखिएगा, और बहुत छोटी छोटी बातें होंगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसी से निकलते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने का ऐसा नहीं कि बस फार्मूले याद कर लिए क्वेश्चन पे डर गए, नहीं, फार्मूले नहीं याद करने, सिचुएशन पकड़नी है। तो जरा गौर से समझो, मैंने आपसे पूछा था कि एक कंटेनर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, बताओ उनके पार्शियल प्रेशर कितने हैं या उन गैस के प्रेशर कितने होंगे। तो बच्चों ने कहा बराबर होंगे। मैंने उसमें पिन मार दी, 2 मिनट तक गैस बाहर निकल गई, फिर टेप लगा दिया गया। अब मैंने कहा उनके अंदर पार्शियल प्रेशर बताओ या प्रेशर का ऑर्डर बताओ। तो बच्चों ने कहा कि सर जो हल्की गैस है वो ज्यादा निकल जाएगी, और निकल ज्यादा जाएगी तो कंटेनर के अंदर कम रहेगी, और कंटेनर के अंदर कम है तो प्रेशर कम है, क्योंकि डाल्टन भाई साहब बोल गए P प्रोपोर्शनल N। डाल्टन भाई साहब यही तो बोल गए कि P प्रोपोर्शनल N, मोल कम प्रेशर कम। तो भैया जो गैस ज्यादा निकल गई उसके मोल कंटेनर के अंदर कम होंगे, तो उसके मोल कम होंगे तो उसका प्रेशर कम होगा, इसलिए हाइड्रोजन का कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, बात समझ पाए। क्वेश्चन कैसे है, तो जरा देखो यार क्वेश्चन को करना कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मिस मत करिए, ठीक है ना। ये देखो, अब हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को और आगे ले चलते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ा रहा है। देखो यार दोस्त, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है, प्रॉब्लम ये है। तो मैंने कहा R प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट होता है एट कांस्टेंट P, T एंड A, एरिया ऑफ ओरिजिन, है कि नहीं। अब हम सब बच्चे जानते हैं गैस 1 के लिए 1 मिनट, या डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं, फार्मूला तो जानते ही हो यार ना। तो गैस 1 के लिए और फिर गैस 2 के लिए, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है इतनी बात तो आप जानते ही हो, इसमें टाइम वेस्ट ना करके हम उस टाइम को कहीं दूसरी जगह पे यूज करेंगे। गैस 1 के लिए R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1, गैस 2 के लिए R2 डायरेक्टली 1/M2, डिवाइड कर दिया, ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला सारे बच्चे जानते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने बताया है ना। तो ये फार्मूला आप जो जानते हो, इसलिए हमारा फोकस इस फार्मूले पे नहीं है, हमारा फोकस किस बात पे रहेगा अभी देखिएगा। ये देखो, तो यार R1/R2 इक्वल टू √M2/M1, और एक बात आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू जो होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं, यही तो होता है। सॉरी 1 मिनट यार, रफ कर दूं, उल्टा लिख गया। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला वेपर डेंसिटी के टर्म में भी लिखा जा सकता है, R1/R2 √d2/d1, ठीक है ना, 2 कट जाएगा। तो ये वेपर डेंसिटी के टर्म में है, और ये किसके टर्म में है, मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में। मगर ये वाला फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो फार्मूले आपको याद है, R2/R1 इक्वल टू M2/M1। अब हम लोग थोड़ा और कहानी को आगे खींचते हैं। अब जरा देखो कहानी को आगे खींचना क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। डिफ्यूजन कई तरह से होता है, कभी डिफ्यूजन लेंथ के फॉर्म में होता है,
कभी डिफ्यूजन मोल के फॉर्म में होता है, कभी डिफ्यूजन वॉल्यूम के फॉर्म में होता है। तो गौर से अब जरा समझो, हम लोग डिफ्यूजन के एक एक करके केस करते हैं। केस नंबर 1 देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन in term of length of tube। मतलब क्या है? मतलब यार एक ऐसी ट्यूब है, अब इसमें डिफ्यूजन का रेट की बात की जा रही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन बताओ। एक गैस इधर से जा रही है ए और एक गैस इधर से जा रही है बी। तो जब कहीं ट्यूब की बात की जाएगी तो डिफ्यूजन जो होगा लेंथ के फॉर्म में काउंट होगा, रेट जो होगा लेंथ के फॉर्म में काउंट होगा। तब फार्मूला क्या बनेगा? तो जरा देखो, जब लेंथ के फॉर्म में फार्मूला चलेगा तो हम ऐसे करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि T1 सेकंड में किसी गैस ने L1 लेंथ कवर की। कितनी कवर की दोस्त? L1 लेंथ। तो एक सेकंड में कितनी कवर करेगा? एक सेकंड में कवर करेगा L1 अपॉन T1। जरा बताओ ये टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर हो गया कि नहीं? किसी भी चीज में टाइम से डिवाइड कर दो रेट हो जाता है, किसी भी चीज में टाइम से डिवाइड कर दो रेट हो जाता है। तो ये रेट आ गया किसका? गैस 1 का। इसी तरह गैस 2 के लिए T2 सेकंड में सपोज करो गैस 2 L2 लेंथ कवर करती है, तो एक सेकंड में बच्चों कितनी कवर करेगी? L2 अपॉन T2। तो ये क्या आ गया? R2 की वैल्यू आ गई, है कि नहीं? गैस 2 का रेट किसी भी चीज में टाइम से डिवाइड कर दो वो रेट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये लेंथ में टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट हो गया इन टर्म ऑफ लेंथ। जैसा आप करते हो, बाइक वाली बात आ गई है, तो बाइक की स्पीड ऐसे ही तो हो रही है, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 की जगह यदि हम फार्मूला डाल दें तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा दोस्त। देखो हमारा फार्मूला आ गया L1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन L2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। हमारा ये फार्मूला आ जाएगा इस तरह से। यदि कहीं लेंथ के फॉर्म में डिफ्यूजन हो रहा है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम यार ये सब करते घूमें कि पहले ये सब करें, ये मैंने पहली बार पढ़ा दिया है, अब डायरेक्ट लिखूंगा फार्मूले। यदि कहीं लेंथ के फॉर्म में डिफ्यूजन हो तो L1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन L2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। L1 क्या है? पहली गैस के थ्रू कवर की गई लेंथ, और T1 क्या है? उस गैस के थ्रू लिया गया टाइम। T1 सेकंड में N1 लेंथ कवर करता है, दूसरा T2 सेकंड में N2 लेंथ कवर करता है, तो ये रेट आ गया, ठीक है कि नहीं दोस्त? तो R1 अपॉन R2 की जगह हम लेंथ के टर्म में रेट को लेंथ के टर्म में डाल देंगे, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूले यूज करेंगे क्वेश्चन में, हम लोग और कुछ नहीं करेंगे। अब जैसे ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, आई थिंक ये वाला, ये देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे ये बढ़ाते हैं। किसी ने पूछा कि जरा बताना कि वो डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे करते हैं? NH4Cl जहां पे बनना है कॉर्नर बी से, उसकी डिस्टेंस बताओ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, एट कॉर्नर बी। कॉर्नर बी से NH4Cl के बनने की डिस्टेंस बताओ, तो कैसे करते क्वेश्चन को? तो फिर हम उसी फार्मूले का यूज करते हैं जो हमने पीछे किया है, ये वाले फार्मूले का, ठीक है ना? तो जरा गौर से ध्यान रखिएगा कि लेंथ के फॉर्म में डिफ्यूजन होगा तो L1 अपॉन T1 मल्टीप्लाई L2 अपॉन T2 बराबर M2 अपॉन M1, ठीक है। आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन को भी दे सकता हूं, जैसे हम लोगों को इस बात का आइडिया हो जाए। देखो वही वाला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं फिर से, क्योंकि अब मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मैंने कहा यार ये ट्यूब है, ट्यूब को फिर से बना देते हैं। ये देखो, मैंने कहा दोस्तों ये एक ट्यूब है, ऐसे इधर से अमोनिया पास कराई जा रही है, इधर से HCl पास कराया जा रहा है, और ये दोस्तों 1 मीटर की ट्यूब है, ठीक है ना, 1 मीटर की, ऐसे
अब मैंने पूछा कि बताओ जो NH4Cl बनना है, जितना क्वेश्चन हो चुका है उतना हम लोग नहीं पूछेंगे, इसकी डिस्टेंस बताओ कॉर्नर बी से, ये कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर ए है, कितनी डिस्टेंस पे है? तो देखो 2 मिनट में हो जाएगा। ये कितनी होगी 1 - x। तो यदि अमोनिया गैस को 1 माना जाए तो L1 की वैल्यू आ गई 1 - x। अमोनिया ने कितनी ट्रेवल की, यहां से यहां तक अमोनिया ने ट्रेवल की, टाइम कितना लिया t। अब HCl गैस के लिए आओ, HCl गैस ने कितनी लेंथ कवर की x, टाइम कितना लिया t, दोनों एक साथ छोड़े गए थे ना वहां, तो t बराबर है, तो बस फार्मूले में वैल्यू डाल दो L1/T1 इंटू मेरे दोस्त T2/L2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन M2/M1। अब वैल्यू डाल दो L1 1 - x, ठीक है, x मॉलिक्यूलर वेट। देखो ध्यान रखिएगा, जो गैस ऊपर होगी उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा, तो अमोनिया ऊपर है तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट नीचे, HCl नीचे है तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर, ठीक है, अमोनिया ऊपर है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे, मॉलिक्यूलर वेट डाल दिया। अब कैलकुलेट कर लेना x की वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो यदि कहीं पर लेंथ के फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों डिफ्यूजन हो रहा है तो वो फार्मूला लगाओगे। अब हम डायरेक्ट जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्योंकि हम लोग के पास टाइम थोड़ा सा सीमित है, कम है, हर चैप्टर 3-4 क्लासों में खत्म करना है, मगर कुछ छोड़ना भी नहीं है, तो बेटा उसमें आपकी भी हेल्प लगेगी ना यार, है ना। तो प्लीज हेल्प ये है कि चीजों को रिवाइज करें, थोड़ा बहुत पढ़ के भी है, इतनी सी बस हेल्प कर दो। इतनी सी हेल्प कर दोगे तो हम दोनों लोग मिलके डॉक्टर बना लेंगे, किसको, आपको, ठीक है। तो प्लीज आपको भी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, और दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, अपने जो हमारा एम है उसको अचीव करेंगे। तो चलो, अब मोल के टर्म में डिफ्यूजन हो रहा हो तो, यदि कहीं पर मोल के टर्म में डिफ्यूजन हो रहा है, उसने कहा 5 सेकंड में 3 मोल डिफ्यूज हो रहे हैं, दूसरी गैस के 6 सेकंड में 10 मोल डिफ्यूज हो रहे हैं, तो बताओ, तो बता देंगे यार। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ rate of diffusion in term of mole, in term of mole of gas, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं N1/T1 T2/N2 इक्वल टू √M2/M1, ये फार्मूला आ जाएगा, उसी तरह से बनाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ मास ऑफ गैस W के फॉर्म में। तो जरा अब गौर समझना, N1 और N2 को खोल दो तो यही चीज आ जाएगी W1/T1 T2/W2 इक्वल टू M1/M2। गौर से ध्यान रखिएगा, ये गलत नहीं लिखा है, कभी कभी बच्चे ये सोच लेते हैं इस जगह पे, इसीलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये गलत नहीं लिखा है, ये M1/M2 लिखा है। तो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर ने मिस्टेक कर दी है, क्यों, क्योंकि हम लोगों से भी हो जाता है कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, कभी कोई, है ना, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में तो फीड ही रहता है, तो लिखते चले जाते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं तो कभी कभी इधर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये गलत नहीं लिखा है, ये M1/M2 लिखा है। हर जगह पे M2/M1 होगा, हर जगह पे M2/M1 होगा, मगर मास वाले केस में M1/M2 होगा। तो कोई बच्चा कह रहा होगा कैसे, तो कैसे का टाइम नहीं है, मगर मैं क्लू छोड़ दे रहा हूं, आप घर में कर सकते हो। इसको क्या लिखोगे W1/M1, इसको क्या लिखोगे W2/M2, मॉलिक्यूलर फार्मूला खोल दिया है, मोल की डिफिनीशन में खोल दिया है, W1/M1 W2/M2, जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करने का तरीका बता दिया है, यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा नेक्स्ट
अभी हम लोग सारे फार्मूले कर लें, फिर क्वेश्चन पे कर चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर यार जरा देखो फार्मूला, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देखो क्या होगा, बस इसी तरह से हो जाएगा। अब आप समझ गए होगे कि जिसके टर्म में पूछा जाए बस उसी को लिख देना है, बाकी सब तो सेम ही है। T1 T2 सेम है, M1 M2 सेम है, जिसके टर्म में पूछा जाए बस उसको यहां और यहां डालना है। वॉल्यूम के टर्म में पूछा तो V1 अपॉन V2 हो गया, मोल के टर्म में पूछा तो M1 अपॉन M2 हो गया, ठीक है। लेंथ के टर्म में पूछा तो L1 अपॉन L2 हो गया। बस मास के टर्म में ध्यान रखना, ये W1 अपॉन W2 होगा तो यहां पर M1 अपॉन M2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान रखिएगा। अब जरा यार इस बात को समझो, लास्ट एंड फाइनल, यदि कहीं पर प्रेशर वेरिएबल हो तो प्रेशर वेरिएबल होगा तो ये फार्मूला कैसे चलेगा? प्रेशर वेरिएबल है, यदि प्रेशर वेरिएबल है तो बताओ क्या होगा? तो होगा R1 अपॉन R2 P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये फार्मूला होगा। फार्मूला तो बच्चों को याद होता है, मगर प्रेशर वेरिएबल वाले केस में एक और बात फंसती है, बच्चे ये पकड़ नहीं पाते हैं कि प्रेशर वेरिएबल है, क्योंकि जब प्रेशर वेरिएबल का केस होता है तो प्रेशर बताया नहीं जाता है। तो यहां पे समस्या बच्चों के साथ फार्मूले की नहीं है, बच्चे को फार्मूला याद होता है मगर वो यही नहीं पकड़ पाता है कि इस समय प्रेशर भी वेरिएबल है। तो मैं बताता हूं कि प्रेशर वेरिएबल का केस पकड़ोगे कैसे। देखो मैं वही चीज पे फोकस ज्यादा करूंगा जहां पे बच्चे फंसते हैं। आप मेरे लेक्चर को अच्छे से देखो तो इससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि हाँ यार पढ़ा कैसे जाता है। तो बच्चे फार्मूला लगाना जानते हैं, फार्मूले में टेंशन नहीं है, वो पकड़ ही नहीं पाते कि फार्मूला लगाएं कहां पर। तो जरा गौर समझो, इसका क्लू दे रहा हूं, है ना। यदि क्वेश्चन में ये सब गिवन है, किसी भी क्वेश्चन में ये बातें गिवन है, तो आप समझ लेना वो सब प्रेशर वेरिएबल का केस है। क्या? मास गिवन हो गैस का, मोल गिवन हो गैस के, मोल रेशियो गिवन हो गैस का, मास रेशियो गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, प्रेशर ऑफ गैस गिवन हो, तो ये तो रेयर केस होती है। ऐसा कुछ भी गिवन है, दोनों गैसों का मास गिवन है, दोनों गैसों के मोल गिवन है, दोनों गैसों के मोल रेशियो गिवन है, दोनों गैसों के प्रेशर रेशियो गिवन है, तो हमेशा समझ लेना वहां प्रेशर वेरिएबल का ही केस लगना है, प्रेशर वेरिएबल का ही केस लगना है। जब तक अमाउंट नहीं देता है तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट करना है, इसलिए उसने मोल बराबर रखे, इसलिए उसने मोल बराबर रखे। तो जब भी कहीं मोल दे दिया जाए, मास दे दिया जाए क्वेश्चन के अंदर गैस के कंटेनर का, गैस के कंटेनर में कि 2 ग्राम नाइट्रोजन है और 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो समझ लो प्रेशर वेरिएबल है, समझ लो प्रेशर वेरिएबल है, ठीक है। मोल, मास, मास रेशियो, मोल रेशियो, ऐसा कुछ भी दे दिया जाए, किसी भी तरह की क्वांटिटी दे दी जाती है गैस के कंटेनर में जो गैस है, तो समझ लेना प्रेशर वेरिएबल का केस है, और फिर ये चिपका देना, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चनों को, टेंशन तो नहीं है। आगे बढ़े। अब देखो यार हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है आई थिंक इस जगह से। तो पहला फार्मूला रेट जो होता है P इंटू ए अपॉन अंडर रूट T इंटू एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात तो ये याद रखो, उससे क्या होगा तुम्हें ये पता चल जाएगा कि यदि ओरिफिन चेंज करेगा तो भी कैसे फार्मूला बनाना है ना। जैसे प्रेशर वेरिएबल हुआ तो ये P1 P2 हो गया, ये M1 M2 हो गया, मैंने इसी के बेसिस पे तो फार्मूला बनाया। तो जितने फार्मूले हैं वो सब इसी के बेसिस पे बनते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फार्मूला ये याद रखोगे, रेट मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इंटू ए अपॉन अंडर रूट T इंटू एम। फिर जो फार्मूला आपको आता है वो तो आपको आता ही है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1, ये हर बच्चे को आता है। फिर लेंथ के टर्म में करोगे तो L1 अपॉन T1 T2 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2।
मोल के टर्म में तो L1 L2 हटाओ, मोल डाल दो, N1 अपॉन T1 T2 अपॉन N2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में तो इनको हटाया, वॉल्यूम डाल दिया, V1 अपॉन T1 T2 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। मास के टर्म में तो इनको हटाया, मास डाल दिया, W1 अपॉन T1 T2 अपॉन W2 बराबर अंडर रूट M1 अपॉन M2। मास में M1 अपॉन M2 चलेगा। ठीक है, अब हमने फार्मूले सारे कर लिए हैं, देख लो। अब हम लोग चलते हैं यार क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या है। अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए। अब इस क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, कब आया है? 16 में आया है, तो कर देते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्रेजेंट इन ए कंटेनर विद ए पिन होल थ्रू विच बोथ कैन एस्केप। ठीक है, बोथ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन एस्केप इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन हाफ ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप। लो यार, वो क्या कह रहा है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और दूसरी गैस ऑक्सीजन है। अब किसी ने इसमें होल कर दिया है कुछ इस तरह से, छोटा सा, ये देखो किसी ने एक होल कर दिया है, तो दोनों गैसें बाहर निकलने लगी इस तरह से, इस तरह से गैसें बाहर निकलने लगी। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब वो पूछ रहा है ऑक्सीजन कितनी फ्रैक्शन क्या होगी, निकलेगी यदि हाइड्रोजन उसी समय में 1/2 फ्रैक्शन रिमूव होती है। यही तो बात हुई। तो यार कर दो, हमने क्या माना, हाइड्रोजन कितनी निकल जाती है, वैसे फ्रैक्शन दिया है तो इसका मतलब वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, मगर रेशियो बनाओगे तो कट ही जाना है। तो हाइड्रोजन कितनी निकल जाती है, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। ऑक्सीजन कितनी निकल जाती है, निकालना है बस। जरा बताओ प्रेशर वेरिएबल का केस है क्या, कहीं पर मास दे दिया है, दिया है, इक्वल मास दिया है, और इक्वल मास दिया है तो प्रेशर अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही कंटेनर में गैस है तो P प्रोपोर्शनल N होता है, तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। तो हमने फार्मूला लगा दिया, N1 अपॉन हाइड्रोजन गैस मान लेते हैं T1, देखो T2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, P1 अपॉन P2। अब देखो जो गैस ऊपर है उसका मास, मॉलिक्यूलर मास नीचे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब जरा देखो दोस्त करना कैसे। हाइड्रोजन की वैल्यू 0.5 और दोनों का टाइम सेम है तो T डाल दिया, इसका भी T डाल दिया, और ऑक्सीजन की वैल्यू निकालना है। अब दोनों को मोल सेम है, मोल सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा। क्यों? एक कंटेनर में दोनों गैस के मोल सेम तो प्रेशर सेम। क्यों? डाल्टन लॉ के हिसाब से क्या है, P प्रोपोर्शनल है, जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। दोनों के जब 1:1 रेशियो लोगे तो प्रेशर भी 1:1 आएगा, है कि नहीं? तो जो मोल का रेशियो होता है वही प्रेशर का रेशियो होता है डाल्टन लॉ के हिसाब से। मॉलिक्यूलर वेट रख दो 32 और हाइड्रोजन का 2। अब इसको सॉल्व कर लो, T सेम था कट गया, 0.5 अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन अंडर रूट 16। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑक्सीजन के मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। अच्छा नहीं, ये तो ऐसे ही हट जाएगा यार। ठीक है, अब आप समझ गए होगे मैं क्या गलती कर रहा था, टैलेंटेड हो तुम लोग। तो जरा देखो यार कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। ये देखो यार, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 1/8 आ गया। तो जरा बताओ ऑक्सीजन कितनी निकल गई, हाइड्रोजन निकलती है 1/2 तो ऑक्सीजन निकलती है 1/8 है, तो 1/8 आंसर कहां है, ये। अब मान लो कोई बच्चा है, अब मेरी बात गौर समझिएगा, कोई बच्चा है उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला लगा है, क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, तब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे, जरा समझिएगा। ये बताओ हल्की कौन सी गैस है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन?
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की है तो हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है R प्रोपोर्शनल √m होता है, तो जो गैस हल्की है वो ज्यादा निकलेगी। तो हाइड्रोजन यदि 1/2 निकली है तो ऑक्सीजन का आंसर उससे कम ही आएगा, तो ये वाला तो पहले ही काट दो, तो ये नहीं हो सकता। अब ये 1/2 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू, इसको देख लो यार, ठीक है नहीं? तो कम से कम एक आंसर तो कम हो गया, तो तुक्का मारना थोड़ा सा आसान होगा, तुक्का मारना थोड़ा आसान होगा, ठीक है? तो ये भी ट्रिक यूज कर सकते हो आप, ट्रिक का या कॉन्सेप्ट का। तो क्वेश्चन समझ पाए क्या कहा? उसने कहा दोनों पे 1-1 मोल लिए गए। देखो मोल दिए हैं, इसका मतलब प्रेशर वेरिएबल का केस है। वो इत्तेफाक की बात है कि प्रेशर ने इफेक्ट नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है? क्योंकि मोल बराबर थे, और मोल बराबर थे तो यार जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो, तो मोल का रेशियो प्रेशर का रेशियो बराबर है, क्योंकि एक ही कंटेनर में गैस है। तो V भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल N। तो जो मोल का रेशियो चलेगा मेरे भाई वही प्रेशर का रेशियो चलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन में उसने इफेक्ट नहीं डाला, मगर प्रेशर वेरिएबल था इसमें। अब आंसर लगा लिया, कर लिया ना क्वेश्चन को, समझ गए? अगले चले। अब यार इस क्वेश्चन को देख लो, चलो इससे पहले ये क्वेश्चन देख, इस क्वेश्चन को देखिए। टू गैस A and B having the same volume diffuse through a porous partition in 20 minutes and 10 minutes। जरा क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप समझ जाओगे कि यार जो बातें पीछे पढ़ाई गई हैं, फार्मूले बताए गए हैं, समझाए गए हैं, डिट्टो वही लग रहे हैं और सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। इस बात को आप समझ लो कि यार आपको लेक्चर बार बार रिवाइज करने हैं, और यार लेक्चर से जो नोटबुक बना रहे हो उसको बार बार रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप उसको रिवाइज करोगे तो वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मतलब वही क्वेश्चन, मतलब उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं आएगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस चीजों को खूब रिवाइज करनी है, और रिवाइज करना है, मेहनत करना है, और हर चैप्टर को पेपर तक कम से कम 3-3, 4-4 बार रिवाइज कर लो। कितना चैप्टर रिवाइज करें? सर कहेंगे, बच्चे कहेंगे सर 3-3, 4-4 बार कैसे रिवाइज होगा? आपको सिर्फ नोटबुक रिवाइज करनी है, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। बस थोड़ा टाइम को देखते हुए शॉर्टकट में थ्योरी दी जाएगी, मगर वो सब कुछ बताया जाएगा जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा और जो पेपर में आएगा। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो, इसी चीज को बार बार रिवीजन में लाओ, नोटबुक को डेली 10 मिनट रिवाइज करिए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यार क्वेश्चन क्या है, दो गैस हैं A और B, उनके सेम वैल्यू में डिफ्यूज किए जा रहे हैं। अच्छा टाइम अलग अलग है, A गैस के लिए 20 सेकंड, B गैस के लिए 10 सेकंड है। मॉलिक्यूलर मास A का दिया है, अब मॉलिक्यूलर मास B का पूछ रहा है। अब बताओ ऐसा कुछ पढ़ाया है? डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया है कि नहीं दोस्त? समझ गए मेरे प्यारे बच्चों क्या चिपकाया है? देखो यार जो पढ़ाऊंगा ना बस उसी से क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से बस पढ़ते रहिए और समझते रहिए। अब देखो यार वॉल्यूम क्या है? सेम, इक्वल वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है। अब जरा गैस A, ये वाला पार्ट A का है और ये वाला पार्ट B का है, तो ये A का पार्ट ऊपर है, तो A का मास ये है और B का मास ये है। अब रखो वॉल्यूम इतना, तो A का टाइम कितना दिया है? 20। अब इसका टाइम कितना दिया है? 10। इसका वॉल्यूम कितना है? V। मॉलिक्यूलर मास किसका दिया है? A का दिया है। A कहां है? नीचे 49, और B का हमें निकालना है। बस फार्मूले में वैल्यू डाल दी, V कैंसिल हो गया, 0 से 0 हो गया, तो क्या आ गया? 1/2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 49 अंडर रूट। अब स्क्वायर कर लो, अब छोड़ दो ना यार, कर लोगे? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B कितना आ गया? 49 डिवाइडेड बाई 4। 49 डिवाइडेड बाई 4 का मतलब हुआ ये 50 तो हो नहीं सकता, इसको उड़ाई दो। 25 भी नहीं हो सकता, इसको भी उड़ा दो, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी उड़ा दो, यही आएगा। ठीक है नहीं? तो आंसर समझ गए? करना क्या था? डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो आपको बस इसी बात पे फोकस रखना है, क्या कि जो पढ़ाया जाए उसको गौर से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। और वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसी जी जान से लगे होंगे जिस जी जान से हम लगे हैं, और दोनों लोग हम लोग खूब मेहनत करेंगे। बस प्रॉमिस इतना रखो कि खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। ठीक है, और जब मैं कुछ पूछूं तो जवाब दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बातों को समझते हैं कि नेक्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा
एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखो, या तो ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है या ये क्वेश्चन गलत पेपर में आ गया है। क्यों आ गया है देखो अभी बताते हैं। या तो ये क्वेश्चन पेपर में गलत आ गया है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई उनसे, या टाइप करने वाले से। मुझे लग रहा है मगर पेपर में गलत आया है, क्योंकि टाइप बच्चे ने सही किया है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है। जरा देखो क्वेश्चन क्या है, डिट्टो पिछले वाला ही क्वेश्चन है। 50 ml ईच गैस, यही वहां लिखा था, टेक 150 एंड 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजन through a pinhole under similar condition if the molecular mass of gas B is 36, the molecular mass of gas A will be। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसको पढ़ो जिसको अभी सॉल्व किया है, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, जरा सा भी चेंज नहीं है दोनों क्वेश्चनों में। अब जब दोनों क्वेश्चनों में जरा सा भी चेंज नहीं है तो जरा मेरे बच्चों बताओ, कॉन्सेप्ट में भी तो जरा सा चेंज नहीं होगा, मगर देखना इसका आंसर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं जैसा मैंने पढ़ाया है। बताओ, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, V1 अपॉन T1 T2 अपॉन V2 अंडर रूट, क्या लगाओगे, M2 बाई M1। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है? जब वो कह रहा है कि 50 ml, देखो बच्चों, 50 ml ऑफ ईच गैस A एंड गैस B टेक 150 and 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली फॉर इफ्यूजिंग थ्रू ए पिन होल अंडर द सिमिलर कंडीशन। वैल्यूम का डिफ्यूजन चल रहा है, दोनों के वैल्यूम क्या है, सेम, और कितने कितने हैं, 50 ml। तो जरा देखो, डाल दिया, इसको मैंने माना A, इसको माना B। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या होगा, जो ऊपर होता है, ऊपर ये वाला है, तो जो ऊपर होता है उसका मास नीचे, और जो नीचे होता है उसका मास ऊपर। तो क्या हो गया 50, तो इसका क्या है 50, और इसने टाइम कितना लिया है, ए वाले ने ये टाइम लिया है, रिस्पेक्टिवली लिखा है 150, बी वाले ने दोस्तों कितना टाइम लिया है 200, वैल्यूम कितना है 50, क्योंकि वैल्यूम दोनों को बराबर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना दिया है 36, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए क्या करना है, निकालना है, यही तो बात है। अब जरा इसको सॉल्व करो, तो जब मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हो तो 50 से 50 उड़ गया, 0 से 0 कट गया, ये क्या आया 3 5, ये क्या आया 4 5 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 4/3 अंडर रूट 36 अपॉन MA। अब यार स्क्वायर कर लो, 16 अपॉन 9 36 MA। तो MA इक्वल टू कितना आ गया 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16, 4 से डिवीजन 4 से डिवीजन, तो MA की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिवाइडेड बाई 4। अब 81 डिवाइडेड बाई 4 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, और यहां पे कोई भी आंसर फ्रैक्शन में नहीं है। नियरेस्ट आंसर चेक कर लेते हैं, तो नियरेस्ट आंसर भी हो सकता है, तो देखो ये आ गया 20.25, वही आंसर 20 भी नहीं है या 21 हो तो हम उसको टिक कर दें। तो यदि यही ऑप्शन रखने हैं तो आंसर मैच नहीं करेगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। मैंने कराया क्यों है कि देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में ही तो गड़बड़ है कि नहीं, और यदि चाहो तो इसको मैं 2 मिनट में सही भी कर सकता हूं, ठीक है, 2 मिनट में क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप बस यहां पे बी लिख दो और यहां पे ए लिख दो, अब कोई ना कोई आंसर मैच कर जाएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हो सकता है ये मिस्टेक ए और बी वाली, ठीक है, पेपर में हो गई हो, तो ध्यान रखिए ये ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बच्चों पढ़ा डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए कि किया क्या है हम लोगों ने, ठीक है। कहां से चालू किया बच्चों हम लोगों ने आज पढ़ना, मेंगेट लॉ हो गया, डाल्टन लॉ हो गया, हाँ डाल्टन लॉ। तो सबसे पहले हम लोगों ने डाल्टन लॉ से स्टार्ट किया। डाल्टन लॉ में आपको मैंने क्या बातें पढ़ाई, मैंने बस इतनी बात पढ़ाई कि जब भी किसी कंटेनर में गैस का मिक्सचर रखा हो तो ध्यान रखना वहां V और T कांस्टेंट है,
और VOT कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल N है, मतलब जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर। तो वहां पर गैस आप प्रेशर निकालने के दो रास्ते हैं, या तो PV इक्वल टू nRT लगा के निकाल लो या ये वाला फार्मूला लगा के निकाल लो। ठीक, इतनी बात बताई थी। फिर मैंने अमेंगट लॉ में पहुंचे, मैंने कहा डिट्टो वही चलेगा जो प्रेशर में चला है। यहां पर POT कांस्टेंट होता है और POT कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल N हो गया। तो यदि कहीं गैस मिक्सचर है तो जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा उस गैस के रिस्पेक्ट में वैल्यूम होगा। और इसके निकालने के भी दो रास्ते हैं, PV इक्वल टू nRT लगा दो या ये वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये बातें यहां बताई। फिर मैंने इसके क्वेश्चन करा दिए, तो क्वेश्चन को तो हटा देता हूं। फिर मैं किस पे आ गया, ग्राहम्स लॉ पे आ गया। ग्राहम्स लॉ में मैंने क्या बातें बताई, ग्राहम्स लॉ में डिफ्यूजन सब बच्चों को पहले से पता था, इसलिए मैंने उस पर फोकस ना किया, सीधा रेट पे फोकस किया। तो मैंने रेट के लिए बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर इनटू एरिया ऑफ ओरिफिन एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट m इंटू v, m इंटू t, है ना। प्रेशर जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा, रेट जितना बड़ा होल उतना ज्यादा रेट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना कम रेट, और जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम रेट। इसमें से ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारे खूब क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को मैंने अगले वाले पे डिस्कस भी किया। फिर मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ लेंथ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ मोल, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म ऑफ मास, और प्रेशर वेरिएबल का केस। प्रेशर वेरिएबल का केस ये बताया कि भाई प्रेशर वेरिएबल का केस कैसा होगा। इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस की और उनके क्वेश्चन कराए। तो सभी बच्चे इन सारे क्वेश्चनों को खूब अच्छे से करें और इनको समझें, ठीक है, और अच्छे से चीजों को याद रखें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको ये बात डिस्कस करेंगे कि हाँ यार चीजें कैसे करनी है। तो आज हम लोग इसी जगह पे, ठीक है, टॉपिक को खत्म करेंगे। आपका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका काम है खूब पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, लेक्चरों को बार बार रिवाइज करना और इनकी नोटबुक जरूर बनाएं और उस नोटबुक के क्वेश्चन को बार बार जरूर रिवाइज करें मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि मेरे पढ़ाने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन देने वाले उस साइड बैठे हैं, हम लोग नहीं। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे आपके लिए, मगर मेरे प्यारे बच्चों उस पर रन करना आपका काम है। इसलिए पूरी ताकत के साथ मेहनत करिए, नोटबुक जो बना रहे हो उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चनों को ध्यान रखिए और कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे और टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके, बाय।